स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स, बेटा आज की हमारी जो मेन क्लास रहेगी वो रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में दो छोटे छोटे से टॉपिक, बट एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स कंसीडर किए जाते हैं। बेटा ये जो दो आर्टिकल्स आज हमने स्टडी करने हैं, जिसमें पहला जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा बेटा आपका एरिया। आपको जैसे बेटा आप आज तक जैसे आप +2 में हो चुके हैं और आपको हमेशा पता है भी एरिया जैसे रेक्टेंगल का निकालते हैं इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। और आपसे पूछ लेते हैं एरिया क्या है। एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। सीधा कहते हैं अगर एक की साइड 3 है एक की साइड 4 है तो उसका एरिया कितना हो गया 3 इंटू 4 इट बिकम 12। बट क्या एरिया की डायरेक्शन होती है? तो बचपन से हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट डाला गया, एरिया क्या है स्केलर क्वांटिटी, बट दैट्स रॉन्ग। एरिया क्या है वेक्टर क्वांटिटी। आपकी बुक के अंदर भी गलत लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर भी। ठीक है बेटा, चलिए उसको छोड़ो। तो आज हमने देखना है एरिया क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी, एज वेल एज आज हमें एक छोटा सा आर्टिकल बट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपके दोनों कॉन्सेप्ट, एक कौन सा एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड अगर वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकाल लेंगे, एंड सेकंड टर्म इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे दोनों आर्टिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एरिया वेक्टर एंड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स, बेटा ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म देख के जिसे नाम दिया गया था एरिया। यार एरिया में जैसे बेटा बेसिकली मैं आप सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर बेटा मुझे कहा जाए भी मेरे पास कोई एक रेक्टेंगल है, सच दैट इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है 3 मीटर और जो इसकी ब्रेथ है इट बिकम 4 मीटर। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चला हूं। तो आपको पता है बेटा अगर मैं इसे एरिया निकालना चाहूं तो इट बिकम 3 इंटू 4 बिकम कितना आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। तो दैट्स द एरिया। बट बेटा मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है भी क्या एक एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट पहली बात तो आपको स्टडी करने की जरूरत है नहीं बेसिक में, और ये सारा का सारा पढ़ेंगे कहां ग्रेजुएशन में, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। क्या का बेटा अगर आपके पास कोई एक रेक्टेंगल होता है जिस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 3 मीटर, ब्रेथ कितनी है 4 मीटर, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना होता तो 12 आ गया। दैट्स द इजीएस्ट। बट बेटा अगर मेरे पास ऐसा कुछ गिवन हो, पहली बात तो क्या एरिया एक स्केलर है वेक्टर है? ध्यान देके चलिएगा, एरिया को कौन सी क्वांटिटी माना गया है वेक्टर क्वांटिटी। अभी तक आपने जितनी जगह पढ़ा है वहां पे क्या पढ़ा देते हैं स्केलर क्वांटिटी, बट दैट्स नॉट ट्रू, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर बेटा मैं एज्यूम करता हूं भी ये हमारे पास जो जंक्शन पॉइंट है इसे नाम दे दिया जाए ओरिजिन, और इस साइड अगर आपकी बॉडी जो ट्रेवल कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, इस साइड अगर आपकी बॉडी जो है ये कौन सी एक्सिस है वाई एक्सिस मान सकते हैं। तो इसका जो एरिया आएगा, इसका जो एरिया आएगा वो देखो क्या है एक्स एक्सिस के लोंग, मतलब 3i कैप कितना आया बेटा 3i कैप, वाई एक्सिस के लोंग कितना है बेटा 4j कैप, और आपको इसका एरिया निकालना है मतलब मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 इट बिकम 12, और i क्रॉस j कितना होता था k। तो बेटा इसलिए हमारे पास जो एरिया वेक्टर का क्या होता है एरिया वेक्टर वो तो ये निकला। और अगर आप सिंपल इसका क्या निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो वो तो सिंपल था। अब दिक्कत क्या आई, आपको यहाँ पे साफ साफ दिखा भी जो एरिया वेक्टर आया है, क्या आया है एरिया वेक्टर वो इस सरफेस से परपेंडिकुलर मतलब जेड एक्सिस के लोग है। कौन सी एक्सिस के लोग है बेटा जेड एक्सिस, मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर। क्या है बेटा सरफेस से परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बना रहा है सरफेस। यहां तक क्लियर है नहीं? तो अब दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, चलो ठीक है क्या ये जरूरी है भाई 3 इंटू 4 हो? क्या 4 इंटू 3 नहीं कर सकते? 4 इंटू 3 तब आ जाता j क्रॉस i, तो इट बिकम माइनस के। तो दोनों चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इट मे बी पॉसिबल, चाहे इसे मैं प्लस लिख दूं या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा दिमाग में क्वेश्चन आते हैं इसको करें कैसे, ये तो दिक्कत आ गई। अब आपको यहां से क्लियर हुआ भी अगर मेरा जो रेक्टेंगुलर शेप है या जो एरिया है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो जो उसका रिजल्टेंट आया वो जेड एक्सिस में है इसका रिजल्टेंट, मतलब एक तरह से इसका नॉर्मल या इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो जो इस सरफेस से क्या है बेटा परपेंडिकुलर, और कहां है इट में बी आउटवर्ड और इट में बी इनवर्ड, है ना, मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूं छोटा सा। अगर बेटा मेरे पास ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, लेट अस कंसीडर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और यहाँ पे क्या है जेड एक्सिस।
अगर ये कह दिया जाए भी आपकी कोई एक स्लैब है जो इस प्लेन में पड़ी है, दैट्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और इट मे बी एनीथिंग। सपोज करते दिस इज 3, दिस इज 12, मुश्किल तो नहीं लग रहा। तो देन इन दिस केस इसका एरिया तो आपको साफ साफ दिख रहा है, 12 इंटू 3 कर दो या 3 इंटू 12 कर दो, बट मेन रोल इसकी डायरेक्शन है ना। तो बेटा इस केस के अंदर जब आपने इसकी डायरेक्शन निकाली, एक बात ध्यान दें, देखो ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो 3 के साथ क्या आएगा, के कैप, जेड एक्सिस के पैरेलल है तो जेड वाला कंपोनेंट, ये कौन से एक्सिस के पैरेलल है, 12 एक्स के, तो कितना हो गया 12 आई कैप, है ना। अब आपकी मर्जी, चाहे तो यहाँ 12 आई इंटू 3 कर दो या 3 इंटू 12 कर दो। सो ध्यान दीजिए, कैन बी रिटन एज, अगर मैग्नीट्यूड की बात करते तो 12 इंटू 3 बिकम 36, सिंपल है। बट अगर आप डायरेक्शन की बात करो तो कितना लिखा जा सकता है, 12 आई इंटू 3 के, है ना, और या इसकी जगह 3 के इंटू 12 आई। अभी बकवास मार रहा हूं 5 मिनट के लिए, ध्यान से समझ लेना बेटा। आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, देखो 12 गुना 3 36, यहां पे कितना हो गया 36, पीछे क्या लगाऊं, आई क्रॉस के कितना है या के क्रॉस आई कितना है। अब ध्यान दो, इसके लिए यार आपको एक साइकिल बताई थी, आई के जे, क्या थी, आई जे के। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो देखो आई क्रॉस जे कितना होता है, के, जे क्रॉस के कितना होता है, आई, के क्रॉस आई कितना होता है, जे। यार देखना, इन दो का मल्टीप्लाई ये, इन दो का मल्टीप्लाई ये, इन दो का मल्टीप्लाई ये, सिंपल ऑर्डर में भी। अगर रेगुलर ऑर्डर में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करते हो, रेगुलर ऑर्डर में 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो हमसे 30 है। बट अगर हाँ आप उल्टा घूम जाओ, कहीं क्या घूम जाओ उल्टा, मतलब के क्रॉस आई की जगह आई क्रॉस के दे दे तो उसका रिजल्ट कितना हो जाए, उल्टा घूम रहे तो माइनस जे। मुश्किल तो नहीं है। अब देखो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा घूमना पड़ रहा है तो कितना हो जाएगा, माइनस का जे, तो माइनस आगे लगा दिया, मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर, और कौन सी एक्सिस, जे कौन सी होती है, वाई, और वो भी नेगेटिव वाला, तो मतलब नीचे की तरफ। या इसमें देखे के क्रॉस आई, के क्रॉस आई सेम डायरेक्शन, अगला कौन सा हो गया, जे कैप, तो इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव। बेटा थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन आया होगा, यार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। ये बेटा आपको यहां से जस्ट एक विजुअलाइज करवाना था भी हाँ एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसकी डायरेक्शन अगर निकालनी है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं इजी वे। रियलिटी में या नॉर्मल वेक्टर निकालते थे, ए क्रॉस बी निकाला, अगर कोई अलग अलग वेक्टर देखा बकवास बकवास बकवास, पता नहीं, जितने मर्जी चाहो उतने कॉन्सेप्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बिहाफ पे 1-2 क्वेश्चन है, लास्ट में देखेंगे, अगर करवाने का मूड करा तो करवा देंगे, अदरवाइज बाहर में जाने को छोड़ दो, जरूरत नहीं है, बुक में भी दिया नहीं हुआ तो हमें भी क्यों पंगे ले। तो अब ध्यान देके चलना। तो आपको यहां से जस्ट एक चीज विजुअलाइज हुई कि हमारे पास जो एरिया होता है, एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है यार एक तो तरीका है भी हर एक का वेक्टर की डायरेक्शन निकालो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, है ना। या एक तरीका और हो सकता है, उन्होंने क्या करा है, बार बार इसकी ऐसे निकालने की जगह, बार बार इसके ऐसे निकालने की जगह उन्होंने इसके कुछ स्टैंडर्डाइज रूल बना दिए। उसने कहा भी हमारे पास जो बॉडी होती है, इस बॉडीज को 2 तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। एक जो रियल या कह सकते हैं ओपन बॉडी, कितनी बॉडी होती है, 2 तरह की, एक ओपन बॉडी और दूसरी कौन सी होती है, क्लोज्ड। यार ओपन का मतलब जो ओपन है, नॉर्मल सी बात है, क्लोज जो पूरी तरह से कवर है। अब जैसे मैंने कहा ये बोर्ड, आपको पता है बोर्ड का एक फेस है, तो ये कौन सी बॉडी कहलाएगी, ओपन बॉडी। और जो सी जैसे मैंने कह दिया रूम, फुटबॉल, ये सारे के सारे क्या हो गए, क्लोज बॉडी। तो उसने कहा बेटा अगर हम बात करते हैं किसकी, ओपन बॉडी की, और दूसरी टाइप कौन सी होती है, क्लोज बॉडी, है ना, सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं। तो उसने बेटा जो भी आपके पास ओपन बॉडी हो या क्लोज बॉडी, तो जो उसका एरिया वेक्टर होता है, क्या होता है बेटा, एरिया वेक्टर, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। भी जो भी आपका सरफेस होगा उससे क्या होगी, परपेंडिकुलर। मतलब जैसे मैं अगर कहता हूं इस बोर्ड का एरिया का डायरेक्शन दिखानी है, तो आपको पता है वो इस सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर, इस सरफेस से परपेंडिकुलर। इट मे बी पॉसिबल, वो कहीं भी हो सकता है, आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी। देखें तो क्या रखी पहली कंडीशन, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसकी भी कंडीशन क्या रखी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मुश्किल तो नहीं होगी। दूसरा सिचुएशन, उसने कहा यार अगर ओपन बॉडी है, क्या है, ओपन बॉडी, जैसे मैंने कहा ये है ना। तो उसने बेटा ओपन बॉडी है, मानते हैं इससे जो नॉर्मल वेक्टर होगा इट वे बी परपेंडिकुलर,
वो परपेंडिकुलर टू होगा। बट अब उन्होंने कहा यार आपकी मर्जी, जहां आपको सही लगे, इट मे बी आउटवर्ड इट मे बी इनवर्ड, आपकी मर्जी, चाहे तो आप उसे आउटवर्ड मान लो, चाहे आप उसे इनवर्ड मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार ऐसे कैसे? चलो ठीक है, अभी आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। डिटेल इसकी कहा है कि ग्रेजुएशन में मैंने पहले बताया था, तो मैंने कहा जैसे ये क्लोज बॉडी, सॉरी कौन सी बॉडी है? ओपन। तो ओपन बॉडी का बेटा एरिया वेक्टर इसका कहां होगा? इस ओपन बॉडी है ना, ओपन बॉडी का एरिया वेक्टर कहां होगा? इसे परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, या इट में बी इनवर्ड मान लो या आउटवर्ड, बट कंडीशन क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो यहां पे क्या आ जाएगा? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ एरिया वेक्टर मे बी इनवर्ड और आउटवर्ड। आपको जो सही लगे आप वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसने कहा अगर क्लोज बॉडी हो तो वो हमेशा कहां होगा? आउटवर्ड, नॉट इनवर्ड। कहां होगा? हमेशा आउटवर्ड। ओपन बॉडी के लिए परपेंडिकुलर है, क्लोज के लिए भी परपेंडिकुलर है, बट डायरेक्शन इन ओपन बॉडी मर्जी आपकी, चाहे इनवर्ड मानो चाहे आउटवर्ड, बट हाँ क्लोज है तो हमेशा आउटवर्ड माननी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जैसे स्फीयर है, क्या है मान लिया बेटा? स्फीयर। स्फीयर के सेंटर से हमेशा कहां जाएगा एरिया वेक्टर? आउटवर्ड। मानते हो? अच्छा, अगर जैसे मैंने बात कर ली क्यूब की, क्यूब बनाना आता है ना सभी को, एक तो दो डब्बे पाके, वैसे एक सिंपल ये वाला भी होता है। अब देखो इसके 6 फेस बन रहे हैं, 4 साइडें देखो कैसे बन रही है, 1 2 3 4, 4 साइडें, एक आगे का एक पीछे का, या 4 ऐसे घुमा लो कमरे वाला, और एक ऊपर और एक नीचे। क्या होगा? सरफेस से परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि क्लोज बॉडी है। तो इस फेस का नॉर्मल वेक्टर कहां जाएगा? ऊपर। इस वाले का कहां जाएगा? इधर। नीचे वाले का कहां जाएगा? नीचे। इधर वाले का कहां जाएगा? इधर। पीछे वाले का कहां जाएगा? पीछे की तरफ। इस वाले का कहां जाएगा? आगे की तरफ। मुश्किल है सामने यार, भी सरफेस से परपेंडिकुलर। जैसे छत वाला है, छत के ऊपर से सीधा बाहर फेंक दे, इधर वाला बाहर फेंक दे, इधर वाला बाहर फेंक दे, इधर वाला पीछे फेंक दे, इधर वाला इधर फेंक दे, नीचे वाला नीचे फेंक दे। हाँ या ना यार? तो वही तो क्या है? एरिया वेक्टर। मुश्किल तो नहीं लग रहा? चलिए अच्छी बात है। चलो अब आप सभी बच्चे से जो कंपटीशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं थोड़े बहुत, उनसे एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कमेंट सेक्शन में। कोशिश कीजिएगा एक उसका सोल्यूशन बताइएगा मेरे को, क्या आंसर आएगा। अगर मेरे पास ये कह दिया जाए भी मेरे पास अरे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, हाँ या ना? और आपको क्या कहा? क्या कहा? अरे कुछ नहीं कहा, उसने कहा भी हमारे पास एक एरिया वेक्टर है which makes an angle of 30 degree with the x axis such that जो ये साइड लेंथ है this is 5 and this side length is your 10 है ना, 3 डायमेंशनली है, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस में है भी। जो आपका बेसिकली प्लेन है वो x y z एक्सिस के बिहाफ पे ऐसे दे रखा है, तो फाइंड इट्स एरिया वेक्टर। तो आपको इसका एरिया वेक्टर निकाल के बताना है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ, इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं, ध्यान देके चलना। एरिया कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। 2 तरह की बॉडी होती है, ओपन और क्लोज। ओपन के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्लोज के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर। ओपन के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट में बी आउटवर्ड और इनवर्ड, बट क्लोज बॉडी के लिए हमेशा क्या रहेगा? आउटवर्ड। ये बात ध्यान रहेगी बेटा, मुश्किल तो नहीं लगा। ईमानदारी से ध्यान देके चलना बेटा, ये चीजें आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट कंसीडर नहीं होता। ठीक, समझ में आया? नहीं है तो और बढ़िया बात। चलिए अगला आर्टिकल और देखते हैं जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट उससे पहले इस आर्टिकल को लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए बेटा, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान से समझना, एक छोटा सा बट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो आपकी ग्रेजुएशन तक आपका पेंडा नहीं छोड़ने वाला, मास्टर डिग्री में भी काम आएगा, ये रहेगा। बेसिकली बेटा फ्लक्स को कई तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कुछ टीचर होते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेटा किससे डील करवाते हैं? एनर्जी से भी। ये एक तरह से एक ऐसी टर्म है जो ये रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया वगैरह वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके कई तरीके होते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग है बेटा। मैं ये नहीं कहूंगा भी मैं सही करवा रहा हूं, गलत करवा रहा हूं, बट हाँ इस कॉन्सेप्ट को समझने का जो मुझे सही तरीका लगा मैं उसके बिहाफ पे डील कराऊंगा। बेटा मैं आपको इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है भी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का
क्या कहा? आपको जैसे बता चुका हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन लाइंस का यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक सरफेस पे कितना इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक सरफेस पे कितना इफेक्ट पड़ता है, उसे क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब दिमाग में क्वेश्चन है, क्या सरफेस पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा? अरे पल्ले नहीं पड़ा। चलो बढ़िया, मैं इसको एक दूसरे टर्म से क्लियर कराऊं। चलिए एक मिनट देखते हैं। सिंपल से आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा। बेटा मैंने कहा जैसे अब एक बात खुद सोचो, भी मेरे पास ये हाथ है, ठीक है, इस हाथ पे अच्छा ये मान लेते हैं, चलो मैंने कहा इस हाथ पे है, यहां से कोई एक पाइप है, क्या है ये? कोई एक पाइप है जिस पाइप में से पानी निकल रहा है। अब ये पानी का मोशन ही शो करेगा। मैंने कहा बेटा इस पे से ऐसे सीधा पानी निकल रहा है, ठीक है। मैंने कहा बेटा ऐसे पानी गया, इससे ऐसे चला गया, जस्ट इसके पैरेलल। क्या इस पे कोई फोर्स लगा? नहीं, कोई इफेक्ट खास नहीं पड़ा। मैंने कहा इसको थोड़ा सा टेढ़ा करा, अब आया पानी, जैसे गया टकराया चला गया, बट फोर्स तो लगा, बट थोड़ा लगा। मैंने कहा थोड़ा और घुमाया, लगा, बट अब ऐसे चला जाएगा, हाँ है ना, थोड़ा और, हाँ है ना। अब आपको एक चीज यहां से क्लियर हो रही है भाई, जब वो पैरेलल था तब इस पे फोर्स कम लगा रहा था, ये ऐसे थोड़ा एंगल पे करा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा और लगाया, थोड़ा और, 90 पे हो गया एंगल, फोर्स मैक्सिमम। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं। आपको देखो दो तरीके से लिखवाया जा सकता है, करवाया जा सकता है। पहला, ऐसी फील्ड लाइंस जो सरफेस से सीधा परपेंडिकुलर आके टकराएं, उसकी वजह से इफेक्ट ज्यादा है। मैंने क्या कहा? जो लाइंस पैरेलल जा रही है टू द सरफेस, ध्यान से, जो अच्छे बच्चे उनके लिए बिल्कुल प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे एक सेकंड में, क्योंकि जेईई मेन के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहा? जो लाइन सरफेस के पैरेलल जाए, जो लाइन सरफेस के पैरेलल जाए उसका कोई खास इफेक्ट नहीं है, बट हाँ जो लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर आए उसका डायरेक्ट इफेक्ट है, हाँ ना बेटा। तो यहां पे भी तो वही कहते हैं भी, ऐसी फील्ड लाइंस जो सरफेस से परपेंडिकुलरली पास हो, क्या कहा? वो फील्ड लाइंस जो सरफेस से परपेंडिकुलरली पास हो उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ऐसे बोल देते हैं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू पर यूनिट एरिया। दिख रहा है ना एंगल 90 डिग्री, तो क्या बोल देते हैं? इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्या लिखेंगे बेटा? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, इसमें से कितनी पास कर रही हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ पा रहे हो बेटा? इलेक्ट्रिक, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टर्म है। अब देखो कुछ बच्चे जो इसको ऐसे समझ रहे हैं, इसी को अगर मैं ऐसे कह दूं, इस सरफेस का एक एरिया है, एरिया इज अबाउट वेक्टर क्वांटिटी, ओपन है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां कैसे? आउटवर्ड, मतलब नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल के पैरेलल जा रही है, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे, एरिया से परपेंडिकुलर बोल दो या नॉर्मल के पैरेलल बोल दो, तब भी क्या बात रहेगी? सेम। तो इसलिए इसको ऐसे भी लिखा पा सकते हैं, किसी अच्छी बुक्स में पाते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ एरिया, पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ एरिया, बात तो एक ही है ना, पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ एरिया, पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, पैरेलल टू द एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए इसको स्टडी करें बेटा। जैसे मैं एज्यूम करता हूं भी हमारे पास, लेट अस कंसीडर भी कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, दे आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है बेटा। लेट अस कंसीडर दिस वन। अगर हमने क्या कहा बेटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई का मैग्नीट्यूड कितना है? ई। अगर आप यहां पे कोई एक बॉडी मान लेते हैं, क्या मान ली? कोई एक बॉडी, ठीक है। इस बॉडी का अगर आपने यहां एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर दिस इज द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एरिया वी हैव कंसीडर्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। अब आपको पता है ये आपने बॉडी का एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, तो जो आपका ये एरिया आया है, लेट दिस इज योर स्मॉल एरिया विच इज अ डीएस पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एरिया, पूरा पार्ट सपोज करते हैं ऐसे छोटा पोर्शन है डीएस है, और एरिया इज अ व्हाट? स्केलर और वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। मैंने कहा बेटा लेट, तो जो इसका वेक्टर पॉइंट है उसकी नॉर्मल डायरेक्शन इधर होगी, सरफेस से परपेंडिकुलर, जिसने लेट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मेक्स एन एंगल थीटा, है ना। तो एक तरह से क्या आप कह सकते हो, मुझे कौन सी फील्ड लाइन चाहिए?
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस से परपेंडिकुलर वाली मेरे काम की है, पैरेलल वाली किसी काम की नहीं है। और आपको दिख रहा है बेटा साफ साफ, ई ने इसके साथ एंगल थीटा बनाया, तो ई का इधर कंपोनेंट कौन सा आया, ई कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आया, ई साइन थीटा, है ना। नॉर्मल के साथ एंगल थीटा बनाया तो ऊपर कंपोनेंट गया ई कोस थीटा, नीचे गए ई साइन थीटा। तो आपको पता ही है बेटा ई कोस थीटा तो हमारे काम का है, बट ई साइन थीटा मेरे किसी काम का नहीं है, बाहर में जाने दे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेसिकली हमने देखा, तो यहां पे जो ई कोस थीटा है इनडायरेक्ट वे में ई कोस थीटा, यही तो क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर जा रही है, परपेंडिकुलर टू पर यूनिट एरिया। कितने एरिया में से जा रही है, यूनिट एरिया में से, क्योंकि हमने यूनिट एरिया के लिए हो गया ना स्टैंडर्डाइज। तो क्योंकि यार खुद बताओ ई कोस थीटा कुछ जा रहा है, नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन, नॉर्मल क्या होता था यूनिट, मतलब यूनिट एरिया में से जा रहा है, हाँ है ना। तो एक बात तो छोटे के लिए इतना जा रहा है, अगर मुझे डीएस एरिया के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है तो ई कोस थीटा था यार, एक के साथ अगर इतना जा रहा है, डीएस एरिया के साथ निकालना है, तो डीएस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू कितना एरिया, यहां कितना था पर यूनिट, बट ये कौन से एरिया में से जा रही है, अरे डीएस एरिया में से, है ना। अरे फ्लक्स का सिंबल क्या होता है बेटा, फाई, और ये छोटे एरिया में से फ्लक्स गई, दैट्स वाई छोटी, जिसे नाम दिया गया डी फाई। पॉइंट क्लियर। तो बेटा तो जो डी फाई है वो एक तरह से क्या है, ई कोस थीटा इंटू डीएस, है ना। अब एक बात ध्यान दो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, बट ये एक स्केलर क्वांटिटी, और बीच में फंक्शन आ गया कोस का। जब दो वेक्टर के मल्टीप्लाई से एक स्केलर, स्केलर मतलब कौन सा था, डॉट प्रोडक्ट, तो डेट्स इसको नाम दिया गया ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, दैट्स द स्मॉल फ्लक्स का सिंपल। पता चला डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस क्यों लिखा जाता है, बिकॉज दो वेक्टर के मल्टीप्लाई से रिजल्ट जो आ रहा है वो एक कौन सा रिजल्ट आ रहा है, स्केलर। कौन सा रिजल्ट आ रहा है, स्केलर। तो दो वेक्टर्स के मल्टीप्लाई से जब स्केलर रिजल्ट आता है तो मतलब उनके बीच में एक मल्टीप्लाई है, विच इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, है ना। और वो स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या था, डॉट प्रोडक्ट, जिस नाम से आप इसको याद रखते हैं। यहां तक क्लियर है। दैट्स द फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉल एरिया। मुश्किल नहीं लगा, छोटे के लिए पता है, अगर पूरे एरिया के लिए निकालना पड़ जाए तो क्या कर देंगे बेटा, इसका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो वी गेट क्या देगा बेटा, ध्यान देना, एक डेफिनेशन का जन्म होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, और पूरे एरिया के लिए तो क्लोज लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेटा देखो, डी फाई ओवर ए क्लोज पाथ या फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज पाथ इज कैसे डिफाइन करें, हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन जो आपका पैदा छोड़ने वाली नहीं है। देखिए इस डेफिनेशन को पढ़ते कैसे हैं। देखिए जो फाई सिंबल है, फाई का मतलब क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये जो इंटीग्रेशन के ऊपर ये साइन डाला ना, ये वाला, इसे हम बोलते हैं क्लोज का सिंबल। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस। अब सरफेस क्यों बोला, क्योंकि सरफेस की रिगार्डिंग हो रही है। तो कैसे पढ़ते हैं, विद टोटल फ्लक्स लिंक विद अ सरफेस या फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस। देखो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू का साइन है, इज इक्वल टू द क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट और क्लोज प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या कहा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ओवर ए क्लोज पाथ। गंदी डेफिनेशन लगती है, इसकी रियल डेफिनेशन देखो, बी फ्लक्स ये क्या होगी, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ, नहीं पल्ले पड़ा, ध्यान दीजिए, 2 मिनट लगाएंगे, नोट में करवाएंगे, वैसे तो पल्ले नहीं पड़ेगा, अरे ध्यान दो। तो जो टोटल फ्लक्स आता है डी फाई, क्या आता है बेटा, टोटल फ्लक्स फाई टोटल, ये डी फाई से एक तरह से फाई टोटल ही तो आएगा, क्या आएगा, टोटल निकल के आ जाएगा। तो ये कितना होता है बेटा, फाई टोटल इज इक्वल टू व्हाट,
इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस और एक क्लोज पाथ। देखो तो फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू द, अब इसको रीड आउट कैसे करते हैं, फ्लक्स या टोटल फ्लक्स लिंक विद द सरफेस, टोटल फ्लक्स लिंक विद द सरफेस इज इक्वल टू द, अब कैसे पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले डील होता है लास्ट वाला, ये क्या है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे, तो क्या आ जाएगा सरफेस। अगर बाय चांस बेटा यहां आता लाइन डीएल तो वहां पे लेंथ किसको करते हैं, लाइन को। अगर आता डीवी तो किससे डील करते हैं, वॉल्यूम से। समझ पा रहे हो, तो अभी ये सरफेस पे डिपेंड करता है। तो क्या आया, सरफेस क्या करा उसका इंटीग्रेशन, मतलब क्या बोलते हैं इंटीग्रल, है ना, ओवर ए क्लोज पाथ, ओवर ए क्लोज पाथ। ध्यान से मैं ना रटन लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं, बात आता है। रीड आउट कैसे करते हैं इन चीजों को, फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू द सरफेस का इंटीग्रल ओवर ए क्लोज पाथ ऑफ कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नहीं पल्ले पड़ा, दोबारा देखो, फ्लक्स टोटल लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस, फ्लक्स टोटल लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द व्हाट, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से कर दो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर डेट चला देना गड्डी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ, और इसका मतलब ये, समझ पा रहे हो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ, व्हाट गिव रेज टू टोटल फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं बेटा, बुक में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ध्यान देना। तो क्या होता है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल लिंक्ड, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस। फ्लक्स देख रहे हैं, टोटल सरफेस के साथ बकवास मानता हूं, बकवास मार रहा हूं, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द, कौन सा इंटीग्रल है यहां, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कौन सी फील्ड बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटे बाद में आपके पास ग्रेजुएशन में स्टोक्स थ्योरम के नाम से कहेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करना वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें आती है बेटा। और एक बात और ध्यान देना, न्यूमेरिकल्स के लिए जो बच्चे तैयार करते हैं, जब आप इस इंटीग्रेशन पे से क्लोज सिंबल को उठाओगे तो यहाँ पे इसकी लिमिट आ जाएगी, लिमिट L1 से लेके लिमिट L2 तक, बीच में जो भी फंक्शन है वो आपका फंक्शन एज इट इज लिखा रहेगा, ये ध्यान देना। कैसे ही अगर आप ये क्लोज साइन को उठाओगे तो इसके लोअर एंड अपर लिमिट को आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से आपको फ्लक्स समझ में आया। बेसिकली फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट भी उस पर कितना एरिया पे इफेक्ट पड़ता है। वन ऑफ द छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। सो फ्लक्स लिंक विद अ सरफेस इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू पर यूनिट एरिया। ये पॉइंट यहां तक क्लियर। अब आते हैं बेटा यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा माइनर सा। एक बात ध्यान देके चलिएगा, जो फ्लक्स है ये कौन सी क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी, जिसकी जो बेटा एसआई यूनिट होती है वो होती है वेबर। क्या होती है बेटा, वेबर। और जिसकी जो सीजीएस यूनिट बेटा पाई गई विच इज नोन एज मैक्सवेल। क्या बोल देते हैं, मैक्सवेल। इसकी एसआई यूनिट क्या है बेटा, वेबर, और सीजीएस यूनिट क्या है, मैक्सवेल। पल्ले पड़ा है नहीं पड़ा, मुश्किल लगा, क्लियर है आसानी से। चलिए अब बेटा दिमाग में क्वेश्चन आता है, चलो यहां तक क्लियर है, ये 1 वेबर है कितना। फॉर्मूला देखो, ई का देखो, अगर ई वेरिएबल है, ई क्या है वेरिएबल, तो छोटी फ्लक्स निकालना डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इंटू कोस फाई या डॉट डी एस। अगर आपका ई कॉन्स्टेंट है, ई क्या है कॉन्स्टेंट, तो फ्लक्स का ज्यादातर आपकी बुक में फॉर्मूला यूज होगा ई ए कोस थीटा। कौन सा यूज होगा बेटा, ई ए कोस थीटा। देखो फाई की यूनिट क्या है बेटा, वेबर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती थी, न्यूटन पर कूलम, है ना। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और कोस परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, परपेंडिकुलर। मतलब नॉर्मल के साथ एंगल लिया था तो उस केस में एंगल कितना हो जाएगा, 0, मतलब 1, है ना। क्योंकि हमने बेटा एंगल ही नॉर्मल के साथ लेके चला हूं, तो मैंने दूसरी रियल डेफिनेशन जो है उसके भी हाफ पे लिया है। तो इसका कहने का मतलब है भाई अगर आपके पास 1 यूनिट की इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस
1 मीटर में से जाए तो वहां पे फ्लक्स कितनी लिंक करेगी 1 वेबर। इफ 1 न्यूटन पर मीटर या 1 न्यूटन पर कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग परपेंडिकुलर टू पर यूनिट एरिया देन द फ्लक्स लिंक विद द सरफेस इज सेड टू बी 1 वेबर। भी अगर इतनी फ्लक्स इतने एरिया में से जाए जो परपेंडिकुलर हो देन वहां पे फ्लक्स कितनी कहलाई जाएगी 1 वेबर। तो आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से आप सभी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर हमने काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स को देख के चलना है इन नेक्स्ट क्लास, बट उससे पहले आपको आई थिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर है। तो इसके बारे में जो भी हम बाकी डिस्कशन देखेंगे वो सारा का सारा कब देखते हैं इन आवर नेक्स्ट क्लास।